सो आज ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ आए हैं कि अल्टीमेटली डॉक्टर साहब ने भी बोला एक प्रेसिजन मीन्स कि जो ये कैंसर का इलाज है हम उसको हर एक पेशेंट के लिए अलग इलाज की थोड़ी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सारे एक ही कटघरे में सब पेशेंट को डाल दो और एक ही इलाज होता है, ऐसा नहीं है। हमें हर पेशेंट के हिसाब से प्रेसिजन के हिसाब से कौन सी दवाई उसके लिए बेस्ट है, कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, उस पे है। अब जैसे हमने यहाँ फोर्टिस गुड़गांव में MR लिनेक लगाया है। अभी तक देश में ये दूसरी मशीन है, नॉर्थ इंडिया में ये पहली मशीन है। कहीं आसपास आपको इसका नाम मैं वही बताने जा रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि अभी तक जब हम रेडिएशन देते हैं तो जब हम रेडिएशन दे रहे हैं तो अंदर के ऑर्गन मूव कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो जैसे अपने पेनक्रियाज होता है, यहाँ पे गुत्थी होती है, उसके आसपास इंटेस्टाइन आ जाती है तो उसको डोज लग जाती है। अब हम MR से उसको ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे कि रेडिएशन सिर्फ पेनक्रियाज में जाए और कहीं ना जाए। तो MRI आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं CT स्कैन कराओ, MRI कराओ। MRI से जो ट्यूमर है वो बहुत क्लियरली नज़र आता है, और अगर ये बहुत क्लियरली नज़र आता है हम उसको उतना ही एक्यूरेट इलाज दे सकते हैं। MRI में रेडिएशन नहीं होती। जब कोई ऐसा असर है कि सरकारी हॉस्पिटल मांगते हैं, GMC में मांगते हैं, वहाँ ये मशीनें नहीं है अभी? वहाँ नहीं है, ये है ही देश की दूसरी मशीन। वो डॉक्टर जो पेट स्कैन आपने बताया उसमें रेफर करते हैं, उन्होंने आज तक किसी को मरीज को बोला ही नहीं आज तक पेट स्कैन कराओ पहले। पेट स्कैन का नहीं बोला है? नहीं, पेट स्कैन तो आजकल बहुत होते हैं। मैडम बैठी है, पेट स्कैन तो आजकल जैसे ही कैंसर ट्रीटमेंट शुरू होता है पहले पेट स्कैन होता है। फिर जैसे हमने रेडिएशन दिया या कीमोथेरेपी दी, उससे देखा कि ट्यूमर को क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स कैसा है, तो पेट स्कैन कहता है नहीं जी, हमें कई बार CT स्कैन में लगता है ये बीमारी ठीक हो गई, पर ये हमें बताती नहीं अभी भी है, इस ट्यूमर में अभी भी एक्टिविटी है। तो हम उसको फिर हाई टेक्नोलॉजी SBRT MR लिनेक से देंगे, जिससे जो बचा हुआ कैंसर है, जो हम गलत फहमी में थे कि कैंसर चला गया, पर छुआछूत की बीमारी है क्या? ये छुआछूत की नहीं, छुआछूत की बीमारी नहीं है, फॉर्चुनेटली छुआछूत की बीमारी नहीं है। पर ये हमारे देश में ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम प्राइमरी डिटेक्शन और अर्ली डिटेक्शन के अभी भी हमारा माइंडसेट तैयार नहीं है। यही सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि आप अपने मीडिया के हवाले से ये कहिए कि कुछ भी सिम्टम होता है जो हमने अभी बताए तो आपको डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। होता ये है कि हम पहले उसे उदा होया सी जी, उदा यह हो गया और चला गया, तो साडा भी यही होएगा, असी नहीं जानते ठीक, या उन्होंने बड़ा सफ़र करना पाया। पर जेडे लोग ठीक हो गए हैं उन्होंने कोई नहीं याद कराता। वैक्सीन आ चुकी है हुण बच्चा वास्ते या लेडीज़ वास्ते, और बार एक्सप्लेन कर की चीज़ वैक्सीन जो आई है वो है जो कैंसर सर्विक्स, मतलब जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जो इंडिया में नंबर 2 है, उसके लिए ये वैक्सीन है। आपने कोविड में देखा, कोविड में वैक्सीन ने बिल्कुल शेप बदल दी, कंट्री को बचा लिया। ऐसे ही ये वैक्सीन है, थोड़ी महंगी है, गवर्नमेंट के अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नहीं है, पर बहुत इफेक्टिव है। कहते कि फैलता नहीं कैंसर, तो फिर जो अपनी बेटी नूं हुंदा गुमान हो जाता है। हाँ, वो ब्रेस्ट कैंसर में है। हाँ, वो उसके लिए ये है कि अगर उसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट हैं, आज को हम बोलते हैं BRCA1, उसका वैक्सीन नहीं है, पर उसमें जीन स्टडी है। उसमें जीन स्टडी है कि मान लो हमें पता चले कि उसमें किसी लेडी को अर्ली एज में हो गया है, तो हम पता करते हैं कि आपकी फैमिली में है, मासी नूं होया सी, मदर नूं होया सी। अगर किसी ने होया है तो फिर असी सारी फैमिली नूं कहने हैं कि तुसी अपना कैंसर डिटेक्शन कराओ, मैमोग्राफी कराओ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ठीक निकल के बड़ी अच्छी गल है। पर कोई ना कोई फड़िया जा सकता है कि हाँ ये अर्ली कैंसर डिटेक्ट हो गया, उसकी जान बच जाएगी। अगर स्टेज 1 फड़िया गया 100% क्योरेबल है। वही अगर असे डिले करते रहे, तीजी स्टेज पहुँच गया 40% क्योरेबल। तो सर ये वैक्सीन अवेलेबिलिटी? डॉक्टर अनीश, मैं सर्जिकल ऑनकोलॉजिस्ट या कैंसर सर्जन हैगा फोर्टिस हस्पताल अमृतसर ते फोर्टिस हस्पताल लुधियाना 2 यूनिट्स विच, ते नाल डॉक्टर हुमा ने, डॉक्टर हुमा मैडिकल ऑनकोलॉजिस्ट ने जो कीमोथेरेपी के स्पैशलिस्ट ने फोर्टिस अमृतसर विच। अज असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ मैसेज देना चाहांगे कि फोर्टिस अमृतसर ते फोर्टिस लुधियाना दोनों यूनिट पंजाब विच पूरी तरह कैंसर नाल लड़न च ते कैंसर के हर तरह के ट्रीटमेंट
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸક્ષਮ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਟਿਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਸਤਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਈ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਦਾ ਚੀਰਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੇਨ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਹੁਮਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ। मैं डॉक्टर हुमा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फोर्टिस अमृतसर में हूँ। जैसा कि डॉक्टर अनीश ने कहा कि कैंसर के डायग्नोसिस के बाद उसके ट्रीटमेंट के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या रेडिएशन थेरेपी लगती है। सर्जरी उन कैंसर्स में होती है जिनमें क्योरेबल ठीक होने की ये ठीक हो सकते हैं, बट जो कीमोथेरेपी है वो उन कैंसर्स में भी लगती है जो क्योरेबल नहीं होते हैं। स्टेज 4 वाले कैंसर्स, जो एडवांस स्टेज वाले कैंसर्स होते हैं, उनमें कीमोथेरेपी भी लगती है। इसके अलावा जो आजकल कीमोथेरेपी के अलावा ट्रीटमेंट कैंसर्स के लिए अवेलेबल है वो टारगेटेड थेरेपी है या इम्यूनोथेरेपी है। और कैंसर्स का ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो चुका है और आगे भी हो रहा है बहुत तेज़ी से, जिसके वजह से फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो पहले कीमो से देखे जाते थे वो आजकल देखने को कम मिलते हैं, या बहुत सारे पेशेंट्स में जिनमें कीमो नहीं लगती है तो वो टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी से वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हो जाते थे, उसके बारे में क्या आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी? जी, जैसे कि डॉक्टर अनीश ने ऑलरेडी भी आपको पहले भी बताया था कि स्कैल्प कूलिंग एक मशीन है जिसकी वजह से जो हेयर लॉस है वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब एकदम कम हो जाता है, पूरे बाल नहीं झड़ते हैं। और हर पेशेंट को या किसी भी कैंसर पेशेंट को, हर पेशेंट को जिसको भी कीमो लगती है उसके बाल नहीं झड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को जिसको कीमो लगी उसके बाल झड़ेंगे। ये कुछ कैंसर्स में कुछ कीमोथेरेपी के दवाइयाँ हैं उसमें बाल झड़ना एक साइड इफ़ेक्ट है। बाकी हर में डाउनफॉल भी आता है कीमो के बाद? जी, थोड़ी बहुत कमज़ोरी तो आती है, जैसे कि पहले वो होता था कि उल्टियों से बुरा हाल हो जाता था पेशेंट्स का, बट ऐसा अब नहीं होता है। बहुत सारे सपोर्टिव मेडिसिन जिसको हम कहते हैं वो आए हैं मार्केट में, और उसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमो लगने के बाद भी वो बहुत कम हो गए हैं। और पेशेंट्स बहुत सारे हमारे रूटीन काम करते हैं, मतलब महिलाएं अपना घर का काम कर पाती हैं कीमो लगने के बाद भी। और हमारे पास अमृतसर में एडवांस स्टेज में एल्डरली पेशेंट्स आते हैं जिनको जो कीमोथेरेपी लगने के बाद बहुत कमज़ोरी आने के चांसेस होते हैं, बट वो बहुत कम हो जाते हैं। हमारे पास इसी 85 साल के बंदे भी हैं जो कीमो ले रहे हैं, और वो पहले तो व्हील चेयर पे आते थे, अब वो चल के आते हैं। ऐसा अर्ली स्टेज के लोगों का रिकवर किया जाता है, उनको कितने % चांसेस हैं? जो अर्ली स्टेज है, जैसे कि हर कैंसर के लिए डिफरेंट है। अर्ली स्टेज अगर ब्रेस्ट का होगा, क्योंकि वो कॉमनेस्ट कैंसर है, उनमें देखा गया है कि 95% कैंसर्स क्योरेबल है। बट जो एडवांस स्टेज है जैसे कि स्टेज 4, उनमें भी 40% पेशेंट्स ठीक नहीं होते हैं, ट्रीट होते हैं, काफ़ी टाइम तक ज़िंदा रहते हैं और अपना रूटीन का काम कर पाते हैं। हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उसमें क्या? जी, ब्रेस्ट कैंसर दुनिया का सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है जो दुनिया भर में हर साल बहुत ज़्यादा डायग्नोज होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स 40-45 ईयर्स की एज के बाद स्टार्ट होता है। मैमोग्राफी करनी पड़ती है साल के बाद या 2 साल के बाद। ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को होता है तो जो कॉमनेस्ट सिम्टम है वो है स्तन में गांठ का होना, या किसी के निपल से खून आना, या डिस्कलरेशन होना, या निपल इन्वर्ट हो जाना, मतलब अंदर की ओर चली जाती है, या कस में गांठ आ जाना, या ऐसे ही दर्द होने लगता है, या कलर चेंज हो जाता है, स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाता है, तो वो सब ब्रेस्ट कैंसर। इसके कारण सबसे कॉमनेस्ट कारण, मतलब जो रिस्क फैक्टर्स हम बोलेंगे, एज और जेंडर। एज महिला की अगर 50
उससे ज़्यादा होती है, मतलब उसके रिस्क ऑफ गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज़ हो जाते हैं। और महिला होना ही एज सच उसके लिए एक रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा हार्मोनल चीज़ें हैं, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, हेरिडिटी, जैसे कि अगर माँ को होगा, बहन को होगा तो दूसरी बहन में हाँ होने के चांसेस हैं। कुछ सिंड्रोम्स में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसमें BRCA1, 2 कैंसर्स मतलब जीन्स हैं, उनमें कैंसर्स होने की, ब्रेस्ट कैंसर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ब्रेस्ट कैंसर में इससे बचने के कोई उपाय वगैरह भी हैं जैसे? देखिए वही चीज़ है कि अगर आप देखें कि उपाय ये है कि स्क्रीनिंग करें जो रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर फैमिली में किसी को रिस्क फैक्टर्स है, ब्रेस्ट कैंसर किसी को हुआ है या पहली जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में, तो उसको चाहिए कि उस हिसाब से अपने डॉक्टर से मिलें और जो अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग मेथड्स हैं वो स्टार्ट कर लें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस बहुत अच्छी चीज़ है कैंसर को क्योर करने में। तो अर्ली स्टेजेस में जो ही कैंसर डायग्नोज होता है तो वो बहुत हद तक क्योरेबल होता है, और ब्रेस्ट में तो बहुत अच्छा आउटकम है।